हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन क्लासेस एपेक्स क्लासेस एडुटेक के अंदर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो दो टॉपिक कवर करेंगे। कौन कौन से दो टॉपिक है? पहला है ओम के नियम का सदिश रूप, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर ओम का नियम पढ़ा था। उस ओम के नियम का सदिश रूप क्या होता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो है बच्चों विद्युत प्रतिरोध, कि प्रतिरोध बेसिकली क्या होता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है कि धारा घनत्व, ओम के नियम का सदिश रूप, जिसका दूसरा नाम जो है वो धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में संबंध भी कहते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम के सदिश रूप के नाम से ये आता है। तो हेडिंग डालते हैं, ओम के नियम का सदिश रूप। ठीक है बच्चों, और इसका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है विद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व में संबंध। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ओम के नियम का सदिश रूप प्राप्त कीजिए, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ओम का नियम जो हमने पिछले वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर में हमने जो चर्चा की थी, उसके अंदर हमने क्या बताया था कि ओम का नियम जो होता है वो बेसिकली क्या लिखा जाता है, V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई विद आर। ये V बेसिकली क्या होता है, विभव नहीं होता, ये विभवांतर होता है। दो पॉइंट के बीच में विभव का अंतर है। I क्या है, उस चालक तार में बहने वाली धारा है, और R जो होता है वो वैद्युत प्रतिरोध होता है। ये वैद्युत प्रतिरोध वाला टॉपिक भी आज ही हम कवर करेंगे। लेकिन ये जो हमारे ओम का नियम है बेसिकली ये अदिश रूप है। ये कौन सा रूप है बच्चों? अदिश रूप है, क्योंकि यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो जो विभवांतर होता है वो विभवांतर एक अदिश राशि होती है। ये अपन विद्युत विभव वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो विभवांतर एक अदिश राशि है। धारा हमने बता भी रखा है कि जब लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो विद्युत धारा होती है वो अदिश राशि और प्रतिरोध भी अदिश है। तो कहने का मतलब हुआ कि V बराबर IR, ये जो आपका सूत्र है वो एक अदिश रूप है ओम के नियम का। तो इसको अब सदिश रूप के अंदर डायरेक्शन के साथ में किस तरीके से शो किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में बेसिकली क्या कहलाता है, अदिश रूप। ओम के नियम का क्या है बच्चों, ये अदिश रूप है। तो अगर सदिश रूप की बात करें तो सदिश रूप किस तरीके से लिखा जाएगा, तो देखिए हमने एक बात पढ़ी है कि जो धारा होती है उसका अपवहन वेग के साथ में जो संबंध होता है, जो हमने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी, तो वो उस फॉर्मूले से डेरिवेशन किया जाएगा। तो देखिए विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध क्या लिखा गया था बच्चों, I इज इक्वल टू NEA/VD। जिसको भी ये रिलेशन पता नहीं है कि कैसे आया, तो वो वीडियो इससे जस्ट पहले वाला जो है लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हमने स्टार्टिंग ही इससे की थी कि ये डेरिवेशन हुआ कैसे। यहाँ पे I क्या है, वैद्युत धारा है, N क्या है, प्रति एकांक आयतन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कि इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। A क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD क्या है, अपवह वेग या अपवह छाल। क्लियर है बच्चों? तो ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। तो जिसको भी अगर नहीं पता है वो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देख के इसके बारे में पूरा नॉलेज ले सकता है। ठीक है ना?
तो I इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है NEAVD। और यहां पे अगर VD की बात की जाए तो अपवह वेग जो होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो अपवहन या अपवह एक ही बात होती है। वेग का सूत्र क्या होता है, VD इज इक्वल टू E टॉर्क डिवाइड बाय M मल्टीप्लाई विद E। ये हमारे पास में VD की वैल्यू होती है। अपवह वेग या अपवह चाल की वैल्यू जो होती है, डायरेक्शन लगा दूंगा तो वेग बन जाएगा, लेकिन अभी इसको अपवह चाल लिख सकते हैं। भले ही चाहो तो इसको क्या लिख लो, अपवह चाल। बोलो क्लियर है। अगर इस VD की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर लिया जाए तो देखिए बच्चों क्या बनेगा, ये I इज इक्वल टू NEA एज इट इज और VD की वैल्यू E टॉर्क डिवाइड बाय M मल्टीप्लाई विद E। यही हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर ये A है, इस A को अगर नीचे लेके चले जाए तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, I डिवाइड बाय A इज इक्वल टू NE स्क्वायर, ये E मल्टीप्लाई विद E टॉर्क डिवाइड बाय M इंटू E। भाई क्या किया गया है, हमें पता है कि विद्युत धारा और अपवह वेग के अंदर जो संबंध होता है वो I इज इक्वल टू NEAVD होता है। देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स के अंदर कोई टॉपिक जो है वो नया नहीं होता है, कोई जो फॉर्मूला होता है वो कोई नया फॉर्मूला नहीं होता है। बस जो पुराने वाले फॉर्मूले होते हैं, जो हमने पूर्व में चर्चा की हुई होती है, वो पूर्व की चर्चा से ही हम नए फॉर्मूले निकालते हैं। तो अगर फिजिक्स को सही से पढ़ना है तो स्टार्टिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सही से अगर पढ़ते हुए चले तो कहीं कोई समस्या नहीं आती है। अगर किसी को I इज इक्वल टू NEAVD में इस प्रॉब्लम आ रही है तो वो आगे इसको समझने में मुश्किल आ जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि जितना पढ़ाया जा रहा है आपको वो सारी चीजें आप ढंग से पढ़ो। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, इस तरीके से सारे लेक्चर को जो हर दिन आपको दिए जा रहे हैं उस हर लेक्चर को आप ढंग से पढ़ो, तब जाके सारी बातें क्लियर होगी आपकी। ठीक है ना। तो ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD होता है और अपवन चाल का फॉर्मूला VD इज इक्वल टू होता है E टॉर्क डिवाइड बाय M मल्टीप्लाई विद E। तो यहां पे VD की वैल्यू उठा के मैंने यहां पुट कर दी और A जो था इस A को अपन नीचे लेके चले गए तो ये बन गया I डिवाइड बाय A। बोलो क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमने और एक फॉर्मूला पढ़ा है। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम एक बात अच्छे से जानते हैं, जब हमने धारा घनत्व वाला टॉपिक पढ़ा था तो धारा घनत्व क्या होता है बच्चों, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। तो धारा घनत्व जो J होता है वो क्या लिखा जाता है बच्चों, I डिवाइड बाय A, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा घनत्व। जो जरा ध्यान से देखो I डिवाइड बाय A, तो ये A जो था वो मैंने इधर ले लिया तो I डिवाइड बाय A तो क्या बन गया, J बन गया। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा बच्चों, J इज इक्वल टू ये लिखा गया NE स्क्वायर टॉर्क डिवाइड बाय M मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा बच्चों, E हो जाएगा। ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म एक चालक तार के लिए, जो चालक तार अपना होता है उसके लिए नियत राशि होती है। देखो कैसे नियत है, मान लीजिए आपने कॉपर का तार ले लिया या फिर आपने सिल्वर का तार ले लिया, कोई सा भी आपने तार लिया है तो उसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत होगी 10 की घात 15, 10 की घात 29, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि आप मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हो, एक पर्टिकुलर तार की बात कर रहे हो और पर्टिकुलर तार के लिए प्रति एकांक आयतन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो n की वैल्यू एक चालक तार के लिए क्या हो गई बच्चों, फिक्स हो गई। E क्या होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19, तो ये भी वैल्यू फिक्स होगी। टॉर्क क्या है, विश्रांति काल, दो कर्मांगत टक्करों के बीच में लगने वाला औसत समय, और ये भी जो है वो हर एक का लगभग फिक्स होता है 10 की घात -14 सेकेंड, तो ये भी वैल्यू फिक्स है। और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। तो जब ये सारी चीजें फिक्स है तो इस फिक्स राशि को हटा के एक नया कांस्टेंट नाम दिया जाएगा, एक नया नियतांक नाम दिया जाएगा। तो यहां से अपना एक नया नियतांक निकल रहा है कि NE स्क्वायर टॉर्क डिवाइड बाय M, इसको लिखा जाएगा सिग्मा
ये क्या हो गया बच्चों, इसको क्या लिखा गया, सिग्मा लिखा गया। और इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा कि इसको चालकता कहते हैं, क्योंकि ये पूरी टर्म एक चालक तार के लिए फिक्स है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन में ज्यादा होंगे उतने ही वो ज्यादा दौड़ेंगे विद्युत क्षेत्र लगाने से, तो उनकी चालकता बढ़ जाएगी। तो सिग्मा की वैल्यू एन पे डिपेंड करेगी, कहने का मतलब। तो ये पूरी टर्म को हटा के एन ई स्क्वायर टॉर्क डिवाइड बाय एम को हटा के हमने क्या रख दिया, सिग्मा रख दिया। तो बच्चों ये क्या बन गया, जे इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को हटा के हमने सिग्मा पुट कर दिया, मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को सदिश रूप में लिखा जा सकता है। कैसे सदिश रूप में, क्योंकि जे बेसिकली क्या है, धारा घनत्व। और याद कीजिए जब ये धारा घनत्व वाला जब आपको टॉपिक पढ़ाया गया था तो उसके अंदर क्या बोला गया था, धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा जो है वो धारा की दिशा में ही होती है। तो धारा घनत्व सदिश राशि है। सिग्मा तो एक नियतांक है, इसकी तो हर एक तार के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। लेकिन ध्यान से देखिए, ये विद्युत क्षेत्र ई, ये जो विद्युत क्षेत्र ई है वो एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र ई बच्चों क्या है, एक सदिश राशि है। तो ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, तो इसका अगर सदिश रूप लिखा जाए तो सदिश रूप बेसिकली क्या हो जाएगा, तो इसको मैं यही लिख रहा हूं, सदिश रूप। तो अगर जे को लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ जे इज इक्वल टू, सिग्मा तो अदिश राशि लेकिन विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो वेक्टर ऑफ ई। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये बेसिकली ओम के नियम का सदिश रूप कहलाता है। अब ओम के नियम का सदिश रूप इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ध्यान से देखिए, तो ये धारा घनत्व बेसिकली किसको इंडिकेट करता है, सदिश रूप में धारा को इंडिकेट करता है। धारा अदिश राशि है, उसी का अगर सदिश रूप लिया जाए, ये स्थिर वैद्युतिकी वाला जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र और एक विभव होता है। विद्युत क्षेत्र का अदिश रूपी विभव कहलाता है, एक तरीके से अपन इस तरीके से कहते हैं उसको। तो उसी तरीके से धारा का जो सदिश रूप होता है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का जो सदिश रूप होता है, उसी को हम धारा घनत्व बोलते हैं, ठीक है। यहां पे सिग्मा और ये विद्युत क्षेत्र बेसिकली जो है वो विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। मान लीजिए आपने कहीं पे बैटरी लगा रखी है और ये चालक तार है, और इस चालक तार को मान लीजिए आपने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र डेवलप होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर ओम के नियम की मैं बात करूं तो ओम के नियम का अदिश रूप क्या था बच्चों, अदिश रूप था V इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं इसको लिखूं तो I इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 1/r इंटू वी। आई को अगर मैं लिखूं तो R नीचे आ जाएगा, 1/r इंटू वी। ये 1/r क्या एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हर एक तार का अपना प्रतिरोध फिक्स होता है। अगर एक चालक तार की बात करो, उसकी लंबाई वगैरह सब कुछ नियत रखा जाए तो उसका प्रतिरोध क्या आएगा बच्चों, फिक्स आएगा। तो 1/r की वैल्यू तो फिक्स है। तो अगर मैं इसके अदिश रूप के अगर मैं अब सदिश रूप की बात करूं तो सदिश रूप इसके साथ कैसे कंपेयर हो रहा है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। ध्यान से देखिए, तो धारा घनत्व धारा का ही सदिश रूप होता है। मैंने अभी अभी कहा कि जिस धारा की जो दिशा होती है उसी दिशा में धारा घनत्व की दिशा ली जाती है। तो जो J की वैल्यू है, जो I जो अदिश रूप में काम कर रहा था, वही यहां पे सदिश रूप में कौन काम कर रहा है, J काम कर रहा है। ये 1/r नियत था, तो यहां पे सिग्मा नियत है, और V क्या है, विभवांतर है, और विभवांतर के कारण ही विद्युत क्षेत्र डेवलप होता है। तो विभवांतर के कारण ही विद्युत क्षेत्र, तो विभवांतर का ही सदिश रूप क्या हो गया बच्चों, विद्युत क्षेत्र हो गया। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि ओम के नियम का ये अदिश रूप क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि V बराबर IR। जनरली अपन V बराबर IR कहते हैं। तो अदिश रूप अगर देखा जाए तो अदिश रूप बेसिकली क्या होता है, I इक्वल टू 1/r इंटू V। I का काम सदिश रूप में J करता है, 1/r की जगह पे सिग्मा आ गया जो कांस्टेंट टर्म है, और विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र डेवलप होता है।
तो विद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश राशि होने के कारण ये विद्युत विभव को, विभवांतर को हटा के क्या लिख देंगे, विद्युत क्षेत्र लिखा जाएगा। तो ओम के नियम का सदिश रूप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बन के आ सकता है कि विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। जरा ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व इन दोनों के बीच में संबंध को बता रहा है, ठीक है ना। तो इसके दो तरीके से इसको पूछने का तरीका होगा। J इज इक्वल टू सिग्मा ई वाला जो फॉर्मूला है आपका, उसको दो तरीके से पूछा जाएगा। पहला तरीका क्या होगा बच्चों, ओम के नियम का सदिश रूप लिखिए या सूत्र स्थापित कीजिए, पहला फॉर्मूला ये हो गया। और दूसरे की बात की जाए तो दूसरे में बेसिकली क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित कीजिए। तो धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में संबंध अपन इस तरीके से, मतलब फॉर्मूला तो दोनों का डेरिवेशन तो सेम है, पूछने का तरीका वो चेंज कर सकता है। या तो ओम के नियम के सदिश रूप से क्वेश्चन आएगा या फिर उसको ही लिखने का तरीका उसका दूसरा क्या हो जाएगा एग्जामिनर का कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्लियर है भाई, ठीक। अब आगे देखिए, अब हमारे पास में जो अपन ने ये ओम का नियम पढ़ा है, इस ओम के नियम को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास फॉर्मूला था V इज इक्वल टू आई आर, और इस V इक्वल टू आई आर के अंदर ये V क्या होता है बच्चों, विभवांतर होता है, I क्या होता है, प्रवाहित धारा होती है, और R होता है प्रतिरोध, जिसको वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो अब अपने को जो चर्चा करनी है वो इसके बारे में चर्चा करनी है, इसको बोलते हैं वैद्युत या विद्युत प्रतिरोध। तो अगली जो हमारी हेडिंग आती है वो क्या आती है बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध के बारे में, कि वैद्युत प्रतिरोध बेसिकली क्या होता है, ये किन बातों पे निर्भर करता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध बेसिकली होता क्या, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का बेसिक मतलब होता है कि जो रुकावट पैदा करे, और यहां पे वैद्युत का मतलब आवेश के लिए है, तो आवेश के जो चलने में रुकावट पैदा होती है। एक चालक तार है, हमने जब अपवहन वेग के बारे में चर्चा की थी तो अपवहन वेग पढ़ाया गया था, उस समय क्या बेसिकली बात बताई गई थी कि इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे पर आने के लिए कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बीच में आयंस है, बीच में और भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो सबसे टकराते हुए वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहा है, तो उसको कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, और उसी बाधा को हमने नाम क्या दिया है बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध दिया है। तो वैद्युत प्रतिरोध किसी भी चालक का कह सकते हो, अचालक भी पदार्थ उनके भी प्रतिरोध होते हैं, तो किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है जो उसके अंदर ही निहित होता है, गुण का मतलब उसके अंदर ही निहित बात है वो। तो वैद्युत प्रतिरोध की अगर परिभाषा लिखी जाए तो किसी पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाह में बाधा कह सकते हो या अवरोध, रुकावट, बाधा उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध। कहलाता है। बोलो क्लियर है। तो विद्युत प्रतिरोध बेसिकली क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, और धारा के प्रवाह में बाधा मतलब कि आवेशों के प्रवाह में बाधा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आवेशों के प्रवाह के अंदर जो बाधा उत्पन्न करने वाला गुण है वो बेसिकली क्या होता है बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध होता है, जो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकता है, जो आवेशों को एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाने से रोकता है, वो जो गुण होता है उसी गुण को बच्चों क्या नाम दिया है हमने, विद्युत प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध नाम दिया है। क्लियर है, ठीक है।
अगर इसके सिंबल की बात करें कि ये बेसिकली कैसे बताया जाएगा सर्किट के अंदर, जब अपन आगे विद्युत परिपथ पढ़ेंगे तो विद्युत परिपथ के अंदर बार बार विद्युत प्रतिरोध इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, उसका सिंबल काम में लिया जाएगा। तो सिंबल किस तरीके से काम में लिया जाएगा उसके बारे में बात करें तो देखिए, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक, वो बेसिकली एक चालक को या अचालक है उसके लिए प्रतिरोध इस सिंबल से प्रदर्शित किया जाएगा। और ये सिंबल बेसिकली क्या बता रहा है कि बाधा उत्पन्न हो रही है इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे पे आने के लिए। और एक तो इस तरीके से बनाया जाता है, ये बेसिकली क्या होता है, नियत प्रतिरोध, मतलब इसका प्रतिरोध आप चेंज नहीं कर सकते, फिक्स है ये इसका प्रतिरोध। और एक होता है परिवर्ती प्रतिरोध, तो परिवर्ती प्रतिरोध का जो सिंबल होता है, ये जो होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस या परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध मतलब इसका प्रतिरोध आप कम ज्यादा कर सकते हो, सुविधा है, तो वो क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को दो तरीके से जनरली अपन इसको ज्यादा काम में लेंगे क्योंकि ये हमारा नियत प्रतिरोध है, कोर्स में अपन मैक्सिमम नियत प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। बाकी आपको पता भी होना चाहिए कि अगर कभी किसी चालक का प्रतिरोध, कोई हमारे पास में इस तरीके की डिवाइस दी हुई है, उपकरण दिया हुआ है जिसका प्रतिरोध चेंज हो सकता है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो परिवर्ती के लिए इस तरीके से सिंबल काम में लेते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन बच्चों समझ में आ रही है कि वैद्युत प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। और धारा के प्रवाह में बाधा क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे पर, जो चालक तार होता है उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कई बार बार टकराना पड़ता है आयनों से, और वो आयनों से टकराएगा तो उसके कारण ही जो गुण उत्पन्न हुआ उसमें वो क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। जिसके लिए ये बाधा कम होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। जैसे चालक पदार्थ, चालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बड़ा जल्दी आता है, तो प्रतिरोध क्या है, कम है। जबकि अगर बात की जाए कुचालकों की, तो कुचालकों में बेसिकली क्या है कि उनका प्रतिरोध हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे पे आने में काफी ज्यादा रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली कुचालकों का प्रतिरोध ज्यादा होता है और जो चालक पदार्थ होते हैं उनका प्रतिरोध बच्चों क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। तो ये बेसिकली हमारे पास में विद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन हो गई। अब बात की जाए विद्युत प्रतिरोध के मात्रक वगैरह की, तो ध्यान दीजिए, वैद्युत प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध का मात्रक तथा विमीय सूत्र, ठीक, ये भी कई बार पूछा जाता है कि इसका मात्रक वगैरह क्या होता है। तो देखिए मात्रक वगैरह बड़ा आसान सा है, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। हमें पता है कि ओम्स लॉ से, कई बार अब आगे काम में आएगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ, ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। भाई सिंपल सी गणित है। तो R बराबर क्या हो गया, V बटे I हो गया। अगर मैं यहां से इसका मात्रक निकालूं तो जरा बताओ तो इसका मात्रक क्या होना चाहिए। तो V क्या होता है, विभवांतर। विभवांतर हम किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। तो यहां पे विभवांतर की जगह पे क्या आ जाएगा, वोल्ट, इसका मात्रक लिख देंगे। और धारा, धारा तो अपन स्टार्टिंग लेक्चर 1 से ही पढ़ रहे हैं, तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर। बहुत बढ़िया। लेकिन जो जनरली अपन काम में लेते हैं, जो प्रचलित मात्रक है जिसको अपन बेसिकली काम में लेते हैं, हर जगह पे काम में आता है जब भी प्रतिरोध आता है, तो इसका जो नाम है वोल्ट बाय एम्पियर कह सकते हैं। लेकिन जो इसको प्रचलित इकाइयों में जो लिया जाता है, प्रचलित मात्रकों में जो लिया जाता है, वो इसका मात्रक होता है ओम। जो ये ओम वैज्ञानिक था, इसी वैज्ञानिक के नाम पे इसका मात्रक बनाया गया, ठीक। और इसको सिंबलाइज करने के लिए किस तरीके से, ये इसका सिंबल होगा ओम का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसका सिंबल बताते हैं।
कि ओम इस तरीके से लिखा जाएगा। तो मात्रक की बात की जाए तो वोल्ट बाय एम्पियर होगा या फिर इसका मात्रक ओम लिखा जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ओम को मैं नीचे लिख लूं इस तरीके से, ठीक है ना। ये इसका मात्रक है ओम। अब देखिए अगर बात की जाए इसके विमीय सूत्र की, तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसको मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना कि सबसे पहले बात करते हैं विभव की, विभवांतर की। तो विभवांतर का विमीय सूत्र चाहिए। तो विभवांतर बेसिकली जब आप विद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसके अंदर कहा जाता है कि कार्य बटे आवेश। कार्य बटे आवेश का नाम ही क्या होता है बच्चों? विभव होता है, या विभवांतर कह सकते हो। तो कार्य बटे आवेश। अब कार्य की विमा क्या होती है? तो कार्य की विमा क्या होती है? 11 में पढ़ते हैं M1L2 T की पावर -2। और आवेश की विमा क्या होती है बच्चों? A1T1। तो जरा यहां से विभवांतर की विमा निकालो तो क्या आ जाएगी? M1L2 T की पावर -3 A की पावर -1। जरा ध्यान से देखो, A चला गया ऊपर तो -1 लग गया, T चला गया ऊपर तो -3 हो गया। ये आ गया विभवांतर। अपने को प्रतिरोध की विमा चाहिए, तो प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I। तो V की विमा क्या है? विभवांतर की विमा अभी निकाली है, M1L2 T की पावर -2 A की पावर -1 डिवाइड बाय धारा। धारा तो खुद एम्पियर में मापी जाती है, मूलभूत राशि होती है। तो ध्यान से देखो यहां से बच्चों क्या आ रहा है, तो उसको मैं डायरेक्ट इसका आंसर वहां लिख रहा हूं विमीय सूत्र के रूप में। तो अगर आपसे पूछा जाए, रटना नहीं है विमीय सूत्र बनाने आने चाहिए। अगर आप विमीय सूत्र रट रहे हो तो गलत काम कर रहे हो ये, ठीक है। फॉर्मूले सारे अगर याद होंगे विमीय सूत्र अपने आप बन जाएंगे। विमीय सूत्र और मात्रक ये कभी रटने नहीं है। हाँ, जो ऐसा ही मात्रक जो वैज्ञानिक के नाम पे आधारित मात्रक होंगे उनको तो एक बार याद रखना पड़ेगा, और वो जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे उनमें आते रहेंगे अपने मात्रक। तो मात्रकों के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप विमाएं जो है वो बनाना सीखो, और ये 11th क्लास में आपको सिखाया जाता है, ठीक। तो अगर मैं इसकी विमा डायरेक्ट इसके एक निष्कर्ष के रूप में लिखूं तो ये लिखा गया m की पावर 1, l को देखो तो l तो अकेला ही पड़ा हुआ है, तो L2 t की पावर -3 और a आ जाएगा ऊपर तो a की पावर -2। तो ध्यान देना, प्रतिरोध होता क्या है? जो धारा प्रवाह के अंदर रुकावट उत्पन्न करता है, जो चालक तार या अचालक के अंदर प्रवाहित धारा का विरोध करता है, वही गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध अदिश राशि होती है, यह भी बात ध्यान रखना। कैसी राशि है ये? अदिश राशि है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती इसको। मात्रक की बात की जाए तो वोल्ट बाय एम्पियर, लेकिन इसका ज्यादा प्रचलित मात्रक कौन सा है बच्चों? ओम है। और इसके अगर विमा की बात की जाए तो विमा निकालने का तरीका भी आना चाहिए, ठीक है। और विमा निकाल के हमने क्या बताया कि इसकी विमा M1L2 T की पावर -3 A की पावर -2 होती है। बोलो क्लियर है? ठीक। तो ये हमने विद्युत प्रतिरोध के बारे में बात की। अब विद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, विद्युत प्रतिरोध की किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। तो देखिए, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, ऐसे भी कह सकते हो, लिख लेना भले ही। विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता की किन किन कारकों पे ये डिपेंड करता है, उसका डेरिवेशन के थ्रू अपन इसको सारी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पे कि हमारे पास में विद्युत प्रतिरोध को अपन क्या लिख सकते हैं कि ओम के नियम से, क्या कहता है ओम जी? ओम के नियम से
काफी इंपॉर्टेंट, R इज इक्वल टू V बाय I। R इज व्हाट? V बाय I। बोलो क्लियर है? अब देखिए यहां पे विभवांतर, अगर मान लीजिए चालक तार की लंबाई L है, हमने मान लिया कि माना चालक तार की लंबाई L है तथा इसका काट क्षेत्रफल कैपिटल A है। भाई एक चालक तार के भाई प्रतिरोध किसका होता है? चालकों का होता है, चालक तार का होता है। किसी पर्टिकुलर तार की बात कर रहे होंगे तो मान लीजिए एक हमारे पास में तार है जिसकी लंबाई हमने कितनी मान ली है? L मान लिया, और उसका क्षेत्रफल कितना मान लिया बच्चों? कैपिटल A मान लिया है। तो उस केस के अंदर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि बेसिकली V की वैल्यू अगर मैं लिखूं, V बेसिकली है क्या? विभवांतर है। और विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध होता है कि अगर मान लीजिए लंबाई अगर L मानी जा रही है तो विभवांतर, ये स्थिर वैद्युतिकी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम कि विभवांतर V बराबर हम क्या लिख सकते हैं? E इंटू L। ये फॉर्मूला जो है वो स्थिर वैद्युतिकी वाले चैप्टर से आता है, ठीक है। जिसने भी नहीं पढ़ रखा है वो एक बार के लिए याद रखो, स्थिर वैद्युतिकी जब पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये पूरा डिटेल में आने वाला है। तो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में जो संबंध होता है, अगर मान लीजिए चालक तार की लंबाई L है तो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में जो संबंध बताया जाता है वो क्या होता है बच्चों? V बराबर E मल्टीप्लाई विद L, जहां L क्या है कि विद्युत क्षेत्र कितने लंबाई तक फैला हुआ है, कितनी दूरी तक फैला हुआ है। तो यहां पे जब चालक तार की बात की जा रही है तो चालक तार की लंबाई अगर L है और अगर उसको आप बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, ये चालक तार की लंबाई L होगी और इसका एरिया कितना है बच्चों? A एरिया है। जब इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो तो उस केस के अंदर विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस, विद्युत क्षेत्र कितनी लंबाई के बीच में आया? तो यहां से प्लस से माइनस L लंबाई के बीच में। तो यहां पे जो विभवांतर आया वो विभवांतर विद्युत क्षेत्र के पदों में लिखा जाए तो विभवांतर बराबर लिखा जाएगा, कितना विद्युत क्षेत्र बन रहा है तो प्लस से माइनस की और E विद्युत क्षेत्र बना, और कितनी लंबाई तक बन रहा है, कितनी दूरी तक बन रहा है। तो चालक तार की लंबाई L है तो कितना बन गया? L बन गया। तो V बराबर क्या लिखा जाएगा बच्चों? E मल्टीप्लाई विद L लिखा जाएगा। अब देखिए धारा की बात करें तो विद्युत धारा को हम क्या लिख सकते हैं कि विद्युत धारा जो कि I है उसको हम लिख सकते हैं NEAVD, अपवहन चाल के रूप में। विद्युत धारा का अपवहन चाल के साथ में संबंध क्या होता है? ये 2-3 बार काम में आ चुका है अभी में। तो I इक्वल टू क्या होता है? NEAVD होता है। और अगर यहां से मैं VD की वैल्यू देखो तो VD की वैल्यू क्या होती है बच्चों? E टॉर्क डिवाइड बाय M मल्टीप्लाई विद E। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको तो आप सही से कर पाओगे। तो फॉर्मूलों के लिए जरूरी है कि आपको पिछले वाले जो वीडियो लेक्चर है वो आपको सही से समझ में आए हो, आपने देखे हो, तब जाके सारी बातें क्लियर होगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कोई टॉपिक नया नहीं होता, पुराने टॉपिक ही नए टॉपिक बनाते। तो ध्यान से देखिए, प्रतिरोध की निर्भरता के लिए जब आपको यही पता नहीं होगा कि I बराबर NEAVD होता है या ओम के नियम से R बराबर V बटे I होता है तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि जो पुराने वाले टॉपिक है वो आपके क्रिस्टल क्लियर हो। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई स्पेशल बात नहीं है, बड़े आराम से हो जाते। क्लियर है बच्चों? तो देखिए VD की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो ये लिखा गया I इज इक्वल टू NEA, VD की वैल्यू उठा के यहां फेंक दो तो ये लिखा गया E टॉर्क डिवाइड बाय M मल्टीप्लाई विद E। यही हो गया। तो जरा इसको सॉल्व करें तो ये बेसिकली क्या बन गया? N, ये E मल्टीप्लाई विद E, E का स्क्वायर, ये बन गया टॉर्क डिवाइड बाय M। ध्यान से देखो बच्चों कहीं गड़बड़ ना हो जाए, N अपनी जगह पर, E इंटू E का स्क्वायर, टॉर्क लिख दिया, M लिख दिया। अब A और A इंटू E बच गया तो A मल्टीप्लाई विद E। तो हमारे पास विद्युत धारा का सूत्र क्या आ गया? जब हमने VD को एलिमिनेट किया यहां से अपवहन चाल को तो बन गया NE स्क्वायर टॉर्क डिवाइड बाय M इंटू A इंटू E। बोलो क्लियर है? तो अब देखिए हमारे पास प्रतिरोध का फॉर्मूला तो ये V और I को हटाना था, तो V को हम क्या लिखेंगे? E मल्टीप्लाई विद L।
विद्युत क्षेत्र के पदों में जब लिखा जाएगा तो V को क्या लिखेंगे बच्चों, E मल्टीप्लाई विद L, और I को लिखा जाएगा तो I की वैल्यू क्या है, ये रही। तो ये दोनों वैल्यू, कौन सी वैल्यू, एक तो ये वैल्यू और एक दूसरी कौन सी, ये I की वैल्यू। भाई हमको पता है R बराबर होता है V बटे I, तुम्हें सिंपल सा ध्यान रखना है, V और I को हटाना है तो क्या दिमाग लगाया जाए। तो हमने देखा कि अगर चालक तार की लंबाई L है और उसमें विद्युत क्षेत्र E स्थापित हो रहा है तो जो विभवांतर क्रिएट होगा, जो विभवांतर बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, विद्युत क्षेत्र इंटू जितनी लंबाई तक विभवांतर फैला हुआ है, जहां तक क्या विभवांतर लेना है। तो विभवांतर कहां से कहां तक है, प्लस से माइनस की ओर, तो कितना लिखा गया, L लिखा गया। ठीक है, और विद्युत धारा के लिए हमको अपवहन वेग के साथ में संबंध पता है, NE VD होता है, VD की वैल्यू उठा करके वापस यहां पे पुट कर दी। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो N अपनी जगह पर है, E स्क्वायर हो गया टॉर्क MA इंटू L। कोई समस्या नहीं है कहीं पे भी, बहुत आसान टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो V की वैल्यू पुट कर दो और I की वैल्यू पुट कर दो, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं मैं इसको, ध्यान देना। तो ये लिखा गया R इज इक्वल टू, जरा V की वैल्यू बताओ। तो V भाई R बराबर क्या करना है, V बटे I करना है। जरा V की वैल्यू बताओ, E इंटू L है, बहुत बढ़िया। तो E इंटू L रखो। तो भाई V बाय I है और V की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, E मल्टीप्लाई विद L, यही हो गया। और I की वैल्यू क्या थी, काफी लंबी वैल्यू थी तो उसको भी देख लेते हैं, NE स्क्वायर टॉर्क डिवाइड बाय M। तो ये हो गया NE स्क्वायर टॉर्क डिवाइड बाय M, और पीछे फिर क्या था, NE स्क्वायर टॉर्क डिवाइड बाय M AL। तो ये लिखा गया A इंटू E, सॉरी E था, देखो तो NE स्क्वायर टॉर्क डिवाइड बाय M A इंटू E, तो A इंटू E हो गया। बोलो क्लियर है। तो अब देखिए कोई वैल्यू कट रही है तो उसको कैंसिल आउट कर दो। तो जरा ध्यान दो, E ने E को मार दिया, ये बटे के बटे में पड़ा हुआ उछल के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये लिखा गया R इज इक्वल टू ML, M चला गया ऊपर, तो नीचे क्या टर्म बची बच्चों, NE स्क्वायर टॉर्क मल्टीप्लाई विद A। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, राजस्थान बोर्ड, CBSE सब में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत प्रतिरोध R बराबर ML अपॉन NE स्क्वायर टॉर्क मल्टीप्लाई विद A होता है। तो आपको क्या करना है, ओम के नियम से R बराबर V बटे I, V को हटा के क्या करना है, E इंटू L रखना है, और I की वैल्यू को भी हटा के NE स्क्वायर, जो भी हमारी वैल्यू पिछली में आई थी वापस से देख लो, R बराबर होता है V बटे I, और V विभवांतर को अपन विद्युत क्षेत्र के पदों में क्या लिखेंगे, E मल्टीप्लाई विद L लिखा जाएगा। और I को हटाना है तो I का अपवन चाल के साथ में सूत्र होता है NE स्क्वायर टॉर्क NEA इंटू VD, और VD को हटा करके यहां पे पुट किया तो यहां से V और I इन दोनों को हटा के यहां पे पुट कर दो, और नॉर्मल सी गणित लगानी है। तो कट कटा के हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो आया है वो क्या है बच्चों, ML डिवाइड बाय NE स्क्वायर टॉर्क मल्टीप्लाई विद A हो जाएगा। ठीक, अगर इस फॉर्मूले को तुम लोग बड़े ध्यान से देखो तो यहां से कुछ बातें और समझ में आ रही है। जरा ध्यान से देखिए, तो M अपॉन NE स्क्वायर टॉर्क, ठीक, ये टर्म M अपॉन NE स्क्वायर टॉर्क, जरा ध्यान से देखिए, ये तो वैल्यू हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। ये तो वैल्यू जो है वो हमने जाना पहचाना फॉर्मूला है, ये तो कहां पढ़ा था। अगर आप लोग नोट्स प्रॉपर वे में बना रहे हो तो जरा देखो, आज ही के लेक्चर में हमने इसको पढ़ा है। जरा ध्यान से देखो, ये M अपॉन NE स्क्वायर टॉर्क, जरा वापस से याद दिला दूं, इधर ध्यान दो, जरा ध्यान से देखो, NE स्क्वायर जब मैंने J इक्वल टू सिग्मा E करवाया है तो उस केस में देखो NE स्क्वायर टॉर्क डिवाइड बाय M, ये वैल्यू किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर। क्यों, पूरी टर्म कांस्टेंट है तो हमने क्या माना, इसको चालकता माना। तो ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को अब याद रखना कि NE स्क्वायर टॉर्क डिवाइड बाय M को हम क्या लिख रहे हैं, सिग्मा लिख रहे हैं। तो यहां पे भी तो वही वैल्यू आ रही है। यहां पे देखो NE स्क्वायर टॉर्क आ गया नीचे और M आ गया ऊपर, मतलब ये तो क्या हो गया, 1 बाय सिग्मा। ये क्या हो गया बच्चों, 1 बाय सिग्मा, मतलब 1 बटा चालकता। और चालकता का ही व्युत्क्रम याद रखिएगा बच्चों, प्रतिरोधकता कहलाता है।
जिसकी चालकता जितनी ज्यादा प्रतिरोधकता उतनी ही कम, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, ये व्युत्क्रम है इसका। तो भाई एन ई स्क्वायर टॉर्क डिवाइड बाय एम तो सिग्मा होता है, ये तो उल्टा आ रहा, अंश हर बन गया और हर अंश बन गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा 1/सिग्मा, जो कि चालकता होगा। तो चालकता का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा बच्चों, प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता को अपन बताते हैं रो से। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रो बोला जाता है। तो ध्यान से देखिए m/n स्क्वायर टॉर्क, इस पूरे टर्म को हटा के हम क्या पुट कर लेंगे, रो पुट कर लेंगे। तो यहां पे लिखा गया कि R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A। ये हमारे पास में प्रतिरोध की मैथमेटिकल सूत्र आया, ठीक है, गणितीय सूत्र जो है वो इसका R इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A है। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये मैंने हेडिंग जो डाली थी वो हेडिंग क्या थी कि वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक इस फॉर्मूले से समझ में आते हैं कि विद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्या क्या बातें होती है जिन पे विद्युत प्रतिरोध की हुई। एक चालक तार है तो उस चालक तार का प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा, क्या होना चाहिए, वो कितना धारा प्रवाह का अवरोध करेगा। तो उसको समझने के लिए विद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पे डिपेंड करता है, वो कारक समझते हैं, तो वो इस फॉर्मूले से समझ में आता है अपने को। पहली बात देखिए कि पहला किस पे डिपेंड कर रहा है, तो चालक तार की लंबाई पर। जरा ध्यान दो, चालक तार L क्या है, चालक तार की लंबाई है, और ये कैसे डिपेंड कर रहा है, तो जरा ध्यान दो, R समानुपाती L। जितनी ज्यादा लंबाई ज्यादा होगी, चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, वैद्युत प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना बड़ा तार होगा इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर आने में उतनी ज्यादा बाधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे आयन्स उपस्थित है। तो जितनी ज्यादा लंबाई उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, प्रतिरोध होगा। तो पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा आ रहा है चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, जो कि R व्युत्क्रमानुपाती A है। एरिया के साथ देखो, एरिया जितना ज्यादा कम होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जो पतले तार होते हैं, एरिया जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो जो पतले तार होते हैं उनका प्रतिरोध ज्यादा होता है, जबकि जो मोटे तार लिए जाए, क्योंकि मोटे तारों का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो पतले तारों का जो एरिया है वो कम होगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो इस सूत्र से निकल के आ रहा है वो है चालक की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति पर। ठीक है, तो चालक की प्रकृति का बेसिक मतलब ये रो बता रहा है। ये रो बेसिकली है क्या है, ठीक है, हम लिखने के लिए प्रतिरोधकता लिखते हैं, लेकिन आपको क्या याद होना चाहिए, तो ये होता है चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति कही जाती है। मतलब अगर चालक तार चेंज हुआ तो रो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक अगर कॉपर तार की बात करो तो कॉपर तार चाहे तुम लोग 2 मीटर का लो चाहे 5 मीटर का लो, लंबाई जरूर अलग अलग है, एरिया अलग अलग हो सकता है, मोटा पतला हो सकता है, लेकिन अगर कॉपर वर्ड काम में ले लिया तो रो सेम रहेगा। 2 सिल्वर तार लिए जाए, एक 2 मीटर का एक 5 मीटर का, दोनों का रो सेम होगा। तो अगर आपका मटेरियल जब तक नहीं बदलता है, जब तक आपका तार नहीं बदलता है मटेरियल के रूप में, तब तक आपका रो चेंज नहीं होगा। और इसके ऊपर ही बेस क्वेश्चन एक बार राजस्थान बोर्ड ने पूछ लिया था 2017 या 18 के अंदर कि 2 तार है, ठीक है ना, इधर लिख रहा हूं, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसके अंदर समझने वाली बात क्या थी कि 2 कॉपर के तार है। क्या है बच्चों, कॉपर के तार है। एक की लंबाई जो है वो 2 मीटर है, दूसरे की लंबाई 3 मीटर है। एक का जो एरिया है वो 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, दूसरे का जो एरिया है वो 3 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए दोनों की प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा, प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा।
तो जरा ध्यान दो, मैंने प्रतिरोधकता के लिए क्या बताया है, चालक तार की प्रकृति। मेरे को बताओ, दोनों तार उसने क्या लिए है, कॉपर के लिए है, और कॉपर के लिए तो प्रतिरोधकता क्या होगी, सेम होगी, चाहे लंबाई कोई भी ले ले, एरिया कोई भी ले ले, कॉपर थोड़ी ना चेंज हुआ, कॉपर तो फिक्स है। तो चालक तार की जो प्रकृति होगी वो क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, ρ1/ρ2 क्या हो जाएगा, 1:1, एक ही रहना है वो, क्योंकि कॉपर चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो जो एक अच्छा बच्चा होगा वो बेसिकली पढ़ते ही इसको बता देगा कि प्रतिरोधकता बतानी है, और उसने कह दिया कॉपर के 2 तार लिए। जरूरी नहीं है हर बार कॉपर ही आए, सिल्वर के 2 तार ले सकता है, या लोहे के 2 तार ले सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो जो तार अगर सेम मटेरियल के लिए गए तो उस केस के अंदर आपकी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती है। तो जो आपका चालक तार का प्रतिरोध होता है वो बेसिकली आज जो हमने चर्चा की है वो 3 बातों पे की है, जो फॉर्मूले से निकल के आ रही है, R बराबर ρL/A, जिसके अंदर हमने देखा है कि इन 3 बातों पे कैसे निर्भर कर रहा है। लेकिन प्रतिरोध केवल इन 3 बातों पे निर्भर नहीं कर रहा है, इसके अलावा भी 2 बातें और होती है जिन पे निर्भर करता है, जिसकी जो चर्चा है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक का वैद्युत प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। भाई आज जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो बेसिकली क्या बता रहा है, चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और प्रतिरोधकता पे निर्भर करता है। मतलब मटेरियल जितना ज्यादा चालकता वाला होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, जितनी ज्यादा उसकी चालकता होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो ये 3 बातों पे निर्भर किया। आगे इसकी 2 बातें और आती है जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर लगा हो कि ये ज्ञानवर्धक है, आपकी हेल्प हुई है विद्युत धारा को पढ़ने में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैक्सिमम लोगों तक, जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।